हेलो बच्चों, मैं शरद सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल शरद कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, आज हम क्लास 10th की मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है बहुपद। क्या है बच्चों? इस अध्याय 1 का नाम है बहुपद। और आपको जैसा पता होगा, ये जो आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 4 है। क्या है बच्चों? लेक्चर नंबर 4 है। और आज के लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रश्नावली 2 को स्टार्ट करेंगे। और इस प्रश्नावली 2 को स्टार्ट करने के पहले हम किस चीज को समझेंगे बच्चों? हम समझेंगे शेषफल प्रमेय को। मतलब आप समझ गए होंगे कि अब हम प्रश्नावली 2 में शेषफल प्रमेय को पहले समझेंगे और शेषफल प्रमेय की मदद से हम प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हम शेषफल प्रमेय की मदद से प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। क्लियर है? तो मेरे साथ सारे बच्चे जुड़ जा रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी बच्चे बैठे हैं सारे के सारे कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको आप मेरे साथ नोट करते जाएंगे। क्लियर है? तो सारे बच्चे पूरे जोश पूरे होश के साथ तैयार हो जाइए आज का ये प्रश्नावली 2 हम स्टार्ट करने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो जैसा कि आपको ये पेज दिखाई दे रहा है और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बोला, क्या हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट? पहले शेषफल प्रमेय है ना। चलिए, तो देखिए ये लड़की क्या बोल रही है। देखिए, आइए शेषफल प्रमेय को समझते हैं। क्या बोल रही है लड़की? आइए शेषफल प्रमेय को समझते हैं। लेकिन यहाँ बगल में देखो और भी कोई एक खड़ी है। ये क्या बोल रही है? देखो, ये तो बोल रही है शेषफल प्रमेय को समझते हैं, लेकिन आपको पता है कुछ भी काम करते हैं ना हम, तो हम क्या करते हैं पता है? अपना फायदा ढूंढते हैं। क्या मैंने बोला? हम लोग क्या करते हैं? अपना फायदा ढूंढते हैं। सारे बच्चों को मेरी बातें क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। मतलब ये लड़की तो बोल रही है शेषफल प्रमेय को समझेंगे, लेकिन ये लड़की ना उसका फायदा बता रही है कि शेषफल प्रमेय को पढ़ने के बाद समझने के बाद हमको क्या फायदा होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो देखिए हमको क्या फायदा होगा। क्या बोल रही है? देखिए लड़की, भाज्य और भाजक के मालूम होने पर बिना भाग किए ही शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है अच्छे से समझेंगे आराम से। ये लड़की क्या बोल रही है कि अगर हमको प्रश्न में है ना, अगर हमको प्रश्न में भाज्य दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? भाज्य दे दिया जाए और भाजक भी दे दिया जाए, मतलब हमको प्रश्न में भाज्य पता है भाजक पता है, तो हम भाज्य को भाजक से बिना भाग दिए, भाग देने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। डायरेक्ट ही हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। किसकी मदद से? शेषफल प्रमेय की मदद से। क्लियर है? शेषफल प्रमेय की मदद से, है ना। तो देखिए बड़ा मजेदार चीज है। हमने प्रश्नावली 1 में क्या सीखा बच्चों? हम भाज्य को भाजक से भाग देते थे, पूरा प्रोसीजर था भाग देने का, मैंने आपको सिखाया भी था, है ना। फिर कहीं जाकर के आखिरी में जो बचता था उसे हम शेषफल बोलते थे। मतलब भाग का प्रोसेस, भाग का पूरा स्टेप बाय स्टेप भाग देते थे और बाद में जो बचता था उसको शेषफल बोलते थे। लेकिन जब हम और आप इस शेषफल प्रमेय को सीख जाएंगे ना, तो अब हमको भाज्य को भाजक से भाग देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट ही शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बड़े मजे की बात है ना। ये फायदा है शेषफल प्रमेय का। क्या मैंने बोला? भाज्य को भाजक से बिना भाग दिए डायरेक्ट शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। आप भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे कि डायरेक्ट हम शेषफल निकाल सकते हैं। लेकिन किसकी मदद से निकालेंगे बच्चों? शेषफल प्रमेय की मदद से निकालेंगे, है ना। किसकी मदद से निकालेंगे? शेषफल प्रमेय की मदद से। तो अब ये इस टाइप का प्रश्न को बनाने के लिए आप तो सब खुश हो रहे होंगे, सर अच्छी बात है बिना भाग दिए अब डायरेक्ट शेषफल निकालेंगे। लेकिन उससे पहले, खुश होने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा बच्चों? शेषफल प्रमेय को समझना पड़ेगा, है ना। तभी तो हम इस शेषफल प्रमेय को प्रश्न में लगाएंगे और डायरेक्ट हम क्या निकाल लेंगे? शेषफल निकाल लेंगे, है ना। और कैसे डायरेक्ट निकालेंगे? भाज्य को भाजक से बिना भाग दिए डायरेक्ट हम शेषफल ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है? मेरी बातें सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी, जितने भी यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, है ना। आइए तो देखिए शेषफल प्रमेय को समझते हैं। तो यहाँ देखिए इस पेज में हेडिंग क्या लगा हुआ है? शेषफल प्रमेय। क्या लगा हुआ है बच्चों? शेषफल प्रमेय। और यहाँ जो लिखा हुआ है ये शेषफल प्रमेय लिखा हुआ है, उसका कथन लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चों? शेषफल प्रमेय का कथन लिखा हुआ है। ठीक है, आइए देखो क्या बोल रहा है। देखो इस कथन में, यदि किसी बहुपद fx को, क्या लिखा है बच्चों कथन में? यदि किसी बहुपद fx को x माइनस ए से भाग दिया जाए। पहले इतने 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 दूरी तक का समझ जाइए, है ना। ये जो मैंने अभी लाइन पढ़ा ना, उतने दूर तक का समझ जाइए कि कौन सा भाज्य और कौन सा भाजक है। तो बताइए, जिस बहुपद को भाग देते हैं, क्या मैंने बोला? जिस बहुपद को भाग देते हैं वो क्या कहलाता है?
भाज्य कहलाता है ना। और जिस बहुपद से भाग देते हैं वो हमारा भाजक कहलाता है। तो देखिए कौन से बहुपद को भाग दे रहे हैं, हम दे रहे हैं बहुपद fx को भाग दे रहे हैं। मतलब ये जो fx है क्या है बच्चों, ये जो fx है ना, ये जो fx है ये क्या का काम करेगा, हमारा भाज्य का काम करेगा। क्लियर है, किसका काम करेगा बच्चों, भाज्य का काम करेगा, है ना। अब इस भाज्य को किस बहुपद से भाग दे रहे हैं, तो देखिए किससे भाग दे रहे हैं, इस बहुपद को x माइनस ए से भाग दे रहे हैं। मतलब ये जो x माइनस ए हो गया, ये x माइनस ए क्या हो जाएगा बच्चों, भाजक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए भाजक का काम करेगा। क्लियर है, सारे बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए क्लियर है। तो जब हम fx को x माइनस ए से भाग देते हैं ना, तब शेषफल क्या होता है, fa होता है। क्या होता है बच्चों, शेषफल fa होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये fa क्या चीज है, तो देखिए fa क्या मैं आपको समझाता हूं, है ना। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए fa का अर्थ है कि fx का मान जब x बराबर a है ना। मतलब ये जो fa है ना, ये fx का ही मान है, लेकिन कब, जब x की जगह a रखोगे। क्या रखोगे बच्चों, जब x की जगह a रखोगे, है ना। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन होगा सर x की जगह में a ही क्यों रखे हम, है ना। तो इसका कारण मैं बताता हूं आपको कि x की जगह में a को ही क्यों रख रहे हैं। तो देखिए मेरी बात को आप याद रखेंगे, ये जो आया ना, ये वाला मान जो आया ये कहां से आया, देखो तीर लगा करके लिख रहा हूं, x बराबर a क्यों रख रहे हैं। तो आप लोग याद रखेंगे जो भाजक होता है, क्या होता है बच्चों, जो भाजक होता है ना उसको ना हम शून्य के बराबर लेंगे। किसके बराबर लेंगे, भाजक को शून्य के बराबर। अब बताइए भाजक कौन है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो x माइनस ए, है ना। तो भाजक की जगह मैं क्या लिखूंगा, x माइनस ए बराबर 0 है तो बराबर 0। और यहां से मैं x का मान निकालूंगा, किसका मान निकालूंगा बच्चों, x का मान निकालूंगा। तो देखिए तो यहां से मैं x का मान निकालूंगा, ये लेफ्ट साइड में ऋण ए है, इसको अगर राइट साइड पक्षांतर करूंगा, इधर ऋण है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, धन हो जाएगा। तो देखिए यही यहां पर लिखा हुआ है, देखो x बराबर ए आया ना, तो यहां पर x की जगह ए रख रहे हैं। मतलब x बराबर ए कैसे पता चला, भाजक को हम शून्य के बराबर लिए और x का मान हमने निकाल लिया। तो कितना आया, x का मान a आया, है ना। तो देखिए तो यहां पर जो fx है ना, देख लीजिए यहां पर जो fx लिखा हुआ है, जो भाज्य है, क्या बोल रहा हूं बच्चों, मैं थोड़ा बात को ध्यान देंगे, जो भाज्य है ना, जो भाज्य, और भाज्य कौन है, fx है ना? तो x के जगह कितना रखना है, तो x के जगह में रखेंगे a। क्या रखेंगे बच्चों, x के जगह a रखने पर, है ना। थोड़ा सा देखिए रखने पर, तो रखिए तो x की जगह a, तो बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ x की जगह a रखेंगे तो f ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, एफ ए। अब मेरी बातें सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी, ये एफ ए का अर्थ क्या है, क्या है बच्चों, ये एफ ए का अर्थ जो भाजक है, भाजक को शून्य के बराबर लिए और वहां से हमने एक्स का मान निकाल लिया, उस एक्स के मान को मैंने भाज्य में रख दिया, उस एक्स के मान को मैंने भाज्य में रख दिया। और एक्स का मान कितना था, ए था। तो देखिए भाज्य जो था एक्स की जगह कितना रख दिया मैंने, ए रख दिया, तो मेरे को एफ ए मिला। तो यही वाला हमारा क्या कहलाता है, शेषफल कहलाएगा। यही एफ ए को हम क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। अब इसको अभी मैं क्या करके दिखाऊंगा बच्चों, प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाऊंगा, जो एफ ए होगा वो हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। क्लियर है, चलिए है ना। आइए उत्पत्ति करते हैं, प्रूफ करते हैं कि शेषफल कितना है, एफ ए है। ठीक है, तो मैंने आपको बता तो दिया भाज्य कौन सा है और भाजक कौन सा है। ठीक है, अब मैं यहाँ ना थोड़ा सा मान लूंगा। क्या कर लूंगा बच्चों, मान लूंगा। क्या मानूंगा, देखिए जरा, है ना। देखिए भाज्य पता है, भाजक पता है, क्या क्या पता नहीं हमको। तो आपका आंसर होगा सर हमको भागफल और शेषफल पता नहीं, तो मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उनको मान लेते हैं। क्लियर है, आइए माना, क्या माना, तो पहले किसको मान लेता हूं मैं बच्चों, भागफल को, है ना। किसको मान लेता हूं मैं, भागफल को। तो देखिए भागफल को मैं मान लेता हूं क्यू एक्स। क्या मान लेता हूं बच्चों, क्यू एक्स मान लेता हूं, है ना। भागफल को क्या मान लेता हूं, क्यू एक्स। और अगला क्या बच गया, शेषफल। क्या बच गया, शेषफल। ठीक है, शेषफल को मैं आर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बच्चों, आर मान लेता हूँ। आर मतलब जान रहे ना, शेषफल को ना रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिमाइंडर। तो आर फॉर रिमाइंडर, इसलिए शेषफल को आर मान लिया। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में भाज्य पता है एफ एक्स, भाजक पता है एक्स माइनस है, और भागफल को मैंने क्यू एक्स मान लिया और शेषफल को मैंने आर मान लिया। सारे बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी, है ना। और आपको तो एक सूत्र पता है, हमने प्रश्नावली 1 में पढ़ा है पिछले लेक्चर में। क्या पता है, तो देखिए मैं सूत्र को लिखूंगा, आप लोगों को शायद उम्मीद है याद आ गया होगा, है ना। अभी मैं जैसे ही सूत्र बोला हूं, आप लोग के माइंड में भी इस बच्चे के जैसा क्वेश्चन मार्क चल रहा होगा, सर कौन सा सूत्र, अभी लिखूंगा ना आपको याद आ जाएगा। तो देखिए
भाज्य जो निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था, है ना, सारे बच्चों को याद आ गया होगा। भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, भाजक, है ना, क्या होता है, भाजक गुणित भागफल, है ना, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, है ना। पिछले प्रश्नावली में हमने इस सूत्र का उपयोग किया था और प्रश्न को हल करके क्या किया था, भाज्य का मान निकाला था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम भाज्य का, भाजक का, भागफल और शेषफल का मान को रख देते हैं, है ना, उसका मान को रख देते हैं। तो देखिए भाज्य, भाज्य का काम कौन कर रहा है, यहाँ देख लीजिए एफ एक्स। तो भाज्य की जगह क्या लिखूंगा मैं, एफ एक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एफ एक्स लिख दूंगा। क्लियर है, चलिए बहुत आसान है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल है ये, है ना। उसके बाद भाजक के जगह देखो, भाजक के जगह क्या लिखूंगा मैं, x माइनस ए। क्या लिखूंगा, x माइनस ए। ठीक है, क्या लिखूंगा बच्चों, x माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए। फिर गुणा का चिन्ह है तो मैं भी गुणा का चिन्ह लगा देता हूं, है ना, जैसा सूत्र बोल रहा है वैसा हम भी करेंगे। उसके बाद भागफल लिखा है, भागफल देखिए, भागफल को क्या मान के रखे अभी हम लोग, माना करके भागफल को हमने क्यू एक्स लिया है ना। तो भागफल की जगह क्या लिख लेता हूं मैं, क्यू एक्स। ठीक है, तो देखिए भागफल की जगह क्यू एक्स धन शेषफल, क्या लिखा है बच्चों, शेषफल। तो देखिए शेषफल क्या माना हमने, आर, शेषफल को हमने आर माना है, तो यहाँ मैं आर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ बच्चों, आर लिख देता हूँ। क्लियर है, अब मेरी बात को आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, जब हमने भाजक को 0 के बराबर लिया, है ना, जब हमने भाजक को 0 के बराबर लिया तो वहां से x का मान कितना आया था बच्चों, 0, सॉरी, जब मैंने भाजक को 0 के बराबर लिया तब x का मान कितना आया था बच्चों, x का मान आया था a। क्या आया था, x का मान a आया था। क्लियर है सबको, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, x के जगह a रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों, x के जगह a, है ना, याद रखेंगे। तो क्या करेंगे, x बराबर a रखने पर, क्लियर है, क्या बोल रहा हूँ, x बराबर a रखने पर, क्लियर है। चलिए रखते हैं, क्या रखेंगे बच्चों, x की जगह a रखेंगे। यहां पर इस लाइन में कहीं पर भी आपको x दिखता है उसकी जगह क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। आइए लिखते हैं। तो देखिए पहले f लिखा है तो f की जगह तो f ही लिख दूंगा। उसके बाद लिखा x, तो x की जगह कितना लिखना है, तो हमको x की जगह a लिखना है, तो यहाँ क्या लिख लूंगा मैं, a लिख लूंगा, है ना, बराबर। यहाँ फिर से क्या लिखा हुआ है, x लिखा है तो x की जगह मैं लिख लूंगा a, पहले से ऋण a है तो ऋण a का ऋण a लिख दूंगा, फिर गुणा q की जगह q, फिर यहाँ x है तो x की जगह क्या लिखूंगा, a लिखूंगा। ठीक है, फिर प्लस आर की जगह आर। तो हमने क्या किया, कहीं पर भी हमको एक्स दिखा हमने उसकी जगह क्या लिख दिया बच्चों, ए लिख दिया। क्या लिख दिया, ए। क्लियर है, अब देखिए आगे थोड़ा सा इसको हल करते हैं 1 बाई 1 स्टेप। ये तो सेम रहा लेफ्ट साइड। अब देखो यहाँ पर पहले कोष्टक में क्या लिखा है, a माइनस ए। आपको पता है जब समान समान राशि, सेम सेम राशि को घटाते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है बच्चों, 0। तो इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 0। फिर गुणा का चिन्ह है तो मैं भी यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देता हूँ। उसके बाद लिखा है क्यू ए, तो मैं भी यहाँ लिख देता हूँ क्यू ए। फिर धन आर है तो मैं भी लिख दूंगा धन आर। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर मैं कोष्टक लगा रहा हूँ, उसको पहले हल करेंगे। ठीक है, ये जो पिंक वाला कोष्टक लगाया हूं ना मैंने बच्चों, इसको पहले हल करेंगे। और इस पिंक वाले कोष्टक के अंदर में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए आप लोग पहले, है ना, ये एफ ए तो सेम हो जाएगा लेफ्ट वाला। अब देखो जब हम 0 का गुणा क्यू ए के साथ करते हैं, क्या मैंने बोला बच्चे, जब हम 0 का गुणा क्यू ए के साथ करेंगे तो आपको पता है 0 का गुणा किसी के भी साथ भी करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो यहां पर भी 0 का गुणा क्यू ए के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। 0 मतलब इस कोष्टक का मान, ये जो मैंने पिंक कलर का कोष्टक बनाया ना, अंदर इसका मान 0 आया। फिर धन लिखा है तो मैं धन लिख दूंगा, फिर आर लिखा है तो मैं आर लिख दूंगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ जब 0 को आर के साथ में जोड़ूंगा तो वही आर हमको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, अब मैं इसको थोड़ा पलटा के लिख सकता हूं। कैसे पलटा के, या मैं लिख सकता हूं आर बराबर एफ ए। क्या लिख सकता हूं बच्चों, आर बराबर एफ ए। और आपको पता है ये आर क्या चीज है, किस चीज को माने थे हम आर, तो आपका आंसर होगा सर आर तो शेषफल था। बिल्कुल सही, तो इस आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, शेषफल भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बच्चों, शेषफल। ठीक है, मैंने शेषफल लिख दिया, बराबर एफ ए, क्या बराबर एफ ए। मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया बच्चों, जो शेषफल है वो क्या है, वो कितना आया, एफ ए है। जो शेषफल है वो एफ ए। तो यहाँ पर भी देखिए क्या बोला है, जब किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आता है, एफ ए आता है। हमने प्रूफ कर दिया, शेषफल कितना ला दिया हमने, एफ ए ला दिया। तो इस प्रकार से आप लोग शेषफल प्रमेय को क्या कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों, शेषफल प्रमेय को सिद्ध कर सकते हो। क्लियर है, मेरी बातें सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। और मैं एक चीज अभी रिपीट करूंगा, उस चीज को अपने दिमाग में रख लीजिए, उस चीज को अपने दिमाग में रख लीजिए। क्या, सबसे पहले हम ये जो x के जगह a रखे थे ना हम यहाँ पर, ये कहाँ से आया, पूरी बात को ध्यान देंगे, मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, है ना।
ये x का मान a कहाँ से आता है? सबसे पहले हम भाजक को 0 के बराबर लिए। क्या किए बच्चों? भाजक को 0 के बराबर लिए और हमने x का मान निकाला, और x का मान कितना आया? a आया, और हमने यहाँ पर रख दिया, है ना। तो जो शेषफल वो कितना प्राप्त हुआ? हमको fa प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ बच्चों? fa प्राप्त हुआ, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब हम बहुपद fx को x माइनस a से भाग देंगे तब शेषफल कितना आता है बच्चों? fa आता है। क्लियर है? शेषफल कितना आता है? fa आता है। सारे बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी, क्लियर है? तो ये था हमारा शेषफल प्रमेय। क्या था बच्चों? ये हमारा शेषफल प्रमेय था। अब इस शेषफल प्रमेय की सहायता से, क्या मैं बोल रहा हूं बच्चों? अब इस शेषफल प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे? भाज्य को भाजक से बिना भाग दी क्या करेंगे? शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे। क्लियर है? चलिए आइए, तो अब देखो, ये लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों? ये लड़के की ना खुशी का ठिकाना नहीं। क्यों खुशी का ठिकाना नहीं है? देखिए इसके दिमाग में क्या चल रहा है ना। अब हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हुए भाज्य और भाजक के मालूम होने पर बिना भाग किए ही शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, है ना, कि शेषफल प्रमेय की सहायता से भाज्य को भाजक से बिना भाग दिए ही डायरेक्ट हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। बड़े मजे की बात है। तो देखिए लड़का कितना खुश हो गया। क्लियर है? अब ये लड़का खुश हुआ है, तब हमारी भी खुश होने की बारी है। हमारी मतलब मेरी भी और आपकी भी। बोलने का मतलब ये है, अब हम सीखेंगे शेषफल प्रमेय से कि किस प्रकार प्रश्न को हल करके डायरेक्ट ही हम क्या कर सकते हैं? शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? आइए, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है। क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर 1 है हमारा, और यह प्रश्नावली 2 है। प्रश्नावली 2 का प्रश्न नंबर 1। ठीक है, आइए, तो क्या बोल रहे हैं देखिए, यदि px बराबर x घात 3 धन 3x घात 2 ऋण 5x धन 8 को निम्नलिखित से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, ये हमारा क्या बनेगा? जो px है ना, मैं यहां लिख देता हूं। ये जो px है ये हमारा भाज्य बनेगा। क्या बनेगा? भाज्य बनेगा। और ये जो हमारा है x धन 1, ये हमारा क्या बनेगा? भाजक बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ये हमारा भाजक बनेगा, है ना। जिस बहुपद को भाग देते हैं ना वो भाज्य बनेगा, और जिस बहुपद से भाग देते हैं उसको भाजक कहेंगे। ठीक है, आइए, तो पहले भाज्य और भाजक को मैं एक बार हल कर, मतलब आंसर में इधर लिख देना चाहता हूं, है ना। देखो, तो px का मान कितना है? देखिए px बराबर कितना है, लिख लेते हैं। x घात 3 धन 3x घात 2 ऋण 5x धन 8। ठीक है, उसके बाद भाजक को लिखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर भाज्य का तो नाम लिखा हुआ है, नाम हमने दे दिया px। क्या मैंने दे दिया? px तो लिखा हुआ है। अब भाजक की बारी, तो भाजक को हम भी नाम दे सकते हैं। क्यों? बेचारा भाजक बुरा मानेगा। आ रही है ना बात समझ में? तो बेचारा भाजक का भी नाम दे देंगे। और क्या नाम देंगे मालूम है आप लोग को? gx। क्या देंगे बच्चों? gx। तो चलिए भाजक का भी नाम दे देते हैं। क्या दे देंगे? gx। तो बताइए, भाजक का मान मैंने gx नाम दे दिया भाजक, और कौन है भाजक? x धन 1 है। कौन है बच्चों? भाजक x धन 1 है। क्लियर है? तो अब एक बात को आप याद रखेंगे, इधर साइड में कुछ लिखा हुआ है 2 स्टेप में, है ना। क्या लिखा हुआ है देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? जो भाजक, और उसी का नाम हमने क्या रखा है? gx लिखा हुआ है ना, हमने इसका नाम gx रखा। तो जो भाजक है gx, उसको क्या करेंगे बच्चों? शून्य के बराबर लेंगे। क्या करेंगे? शून्य के बराबर लेंगे, और जो चर है x, उस x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों? x का मान निकालेंगे। आइए लेते हैं, तो gx को हम किसके बराबर लेंगे? 0 के बराबर लेंगे, है ना। gx बराबर 0 से, अब gx का मान कितना है? मतलब भाजक कौन है? x धन 1 है। तो इसके मैं नीचे लिखूंगा x धन 1 बराबर 0। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? अब हम x का मान निकालेंगे, जो चर है ना x, उसका मान हम निकालेंगे। तो x बराबर धन 1 है, लेफ्ट साइड में पक्षांतर करेंगे, राइट साइड में क्या हो जाएगा? जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऋण 1। मतलब यहाँ पर x का मान कितना आया? ऋण 1 आया। कितना आया बच्चों? ऋण 1 आया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब हम लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। क्या लिखेंगे बच्चों? शेषफल प्रमेय से, है ना। आइए, तो लिखेंगे हम शेषफल प्रमेय से। ठीक है, शेषफल प्रमेय से। अब देखिए, अब जो मेन लॉजिक है, फंडा है, उस चीज को समझेंगे। याद करिए, डायरेक्ट हम शेषफल निकाल रहे हैं ना, तो कितना आया था आंसर हमारा? देख लीजिए आंसर कितना आया था। आर तो शेषफल होता है, तो कितना आया था? FA आया था। क्या आया था बच्चों? FA आया था। और आपको पता है F वाला, जो F वाला बहुपद है, कौन सा वाला बच्चों? जो F वाला बहुपद है, F वाला बहुपद कौन था? यहाँ पर देखिए, F वाला बहुपद था भाज्य। क्या था बच्चों? F वाला बहुपद था भाज्य, है ना। मतलब भाज्य में हमने
x के जगह क्या रखा, a रखा। यहां पर कंपेयर कर लीजिए, हमने x के जगह क्या लिखा, a लिखा है, मतलब भाज्य में हमने x की जगह a लिखा है। और x की जगह a मतलब क्या था, x की जगह a क्यों लिखा और कहां से आया, जब हमने भाजक को शून्य के बराबर लिया और जो हमारे पास जो x का मान प्राप्त हुआ है ना। तो एक चीज को, मेरी बात को फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आप लोग समझेंगे। भाजक को शून्य के बराबर लिए, x का मान जो भी आया, और क्या आया था, जो x का मान आया था वो आया था a, और उसी a को, x का मान उसी a को अब हम कहां रख देंगे, भाज्य में रख देंगे। कहां रख देंगे बच्चों, भाज्य में रख देंगे। तो जैसे ही x जगह a रखूंगा, तो यहाँ अभी x है, उसकी जगह a लिखूंगा, तो हमको fa प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, fa। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाज्य को 0 के बराबर लेंगे, x का मान निकालेंगे, इस x के मान को हम क्या करेंगे बच्चों, भाज्य की जगह रख देंगे। कहां रख देंगे, भाज्य की जगह, है ना। आइए इस प्रश्न में तो देखिए, हमने कहां तक कंप्लीट कर लिया है, हमने भाजक को 0 के बराबर लेकर के x का मान निकाल लिया है ना। किसका मान निकाल लिया बच्चों, x का मान निकाल लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको कहां रखेंगे, भाज्य की जगह। इस x का मान को कहां रखेंगे बच्चों, भाज्य की जगह, है ना। तो देखिए शेषफल प्रमेय से तो क्या था, r बराबर, r मतलब वही शेषफल, r बराबर, है ना। अब क्या करेंगे, वहां fa लिखा था, सॉरी fx लिखा था, क्या लिखा था, fx लिखा था, है ना। और वहां x की जगह हमने a रख दिया था, तब वो fa हुआ था। और f क्या था हमारा, fx बोलूं या fa, वो हमारा भाज्य था, है ना। वो क्या था, हमारा भाज्य था fx। तो बताइए भाज्य कौन है अभी, तो आपका आंसर होगा सर px है। क्या है, px है। तो x की जगह कितना रखना है बच्चों, तो आपका आंसर होगा सर x की जगह ऋण 1 रखना है। क्या रखना है, x की जगह ऋण 1 रखना है। कहां रखेंगे, भाज्य की जगह। तो यहाँ भाज्य की जगह x के जगह, भाज्य में कहीं पर भी x है, उसकी जगह क्या लिखेंगे बच्चों, ऋण 1 लिखेंगे। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, p-1। क्या मिल जाएगा बच्चों, p-1, है ना। तो मैं यहाँ क्या लिखना चाहूंगा, p-1। क्या लिखूंगा बच्चों, p-1, है ना। वहां भाज्य का जो नाम था f के रूप में था, यहाँ भाज्य के नाम p के रूप में है। बातें आ गए सबको समझ में है। चलिए, तो यहाँ हम भाज्य में क्या करेंगे, x की जगह ऋण 1 रखेंगे। तो यहाँ पर पहले तो लेफ्ट साइड में रख दिया, x की जगह ऋण 1, तो p-1 हो गया, है ना। अब आइए, r की जगह r होगा। अब p-1 का मान निकालेंगे। p-1 मतलब, अब जो राइट साइड में जो भाज्य देख रहे हैं ना, यहाँ पर कहीं पर भी x दिखाई देता है, उसकी जगह क्या लिखेंगे, ऋण 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, ऋण 1। आइए लिखते हैं, तो देखिए इसमें जमाते जाइए, ऋण 1 कहीं पर x दिखता है, तो x का घात 3 लिखा है, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण 1 का घात 3। क्या हो जाएगा, ऋण 1 का घात 3। धन है तो मैं धन चिन्ह लगाऊंगा। उसके बाद 3x का घात 2 है, तो 3x जगह क्या लिखूंगा, ऋण 1 का घात 2। फिर ऋण का चिन्ह है तो ऋण लगाऊंगा, 5 है तो 5 लिखूंगा। उसके बाद x है गुणा में, तो ऋण 1 में लिख दूंगा। फिर धन 8 है तो मैं यहाँ धन 8 लिखूंगा। क्लियर है। इसको अब हम हल करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा। ठीक है, आइए हल करते हैं। तो आपको यहाँ पर देखो, ऋण 1 का घात 3 है, क्या है बच्चों, ऋणात्मक संख्या है। और घात विषय में आपको पता है, कभी भी ऋणात्मक संख्या का घात विषम संख्या होता है। क्या मैंने बोला बच्चों, कभी भी ऋणात्मक संख्या का घात विषम संख्या आता है ना, घात विषम संख्या होता है, तो उसका जो मान होता है ऋणात्मक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, ऋणात्मक। तो ऋण लिख दूंगा और 1 को मैं 3 बार गुणा करूंगा तो 1 ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। ठीक है, फिर धन 3 की जगह 3 लिखूंगा। अब देखिए, ऋण 1 का घात 2 है, मतलब ऋणात्मक संख्या है, घात सम है, तो क्या आएगा बच्चों, धनात्मक आएगा। क्या आ जाएगा, धनात्मक। और 1 का गुणा मैं 2 बार करूंगा, 1 गुणित 1, तो क्या आएगा बच्चों, 1 ही प्राप्त होगा, और धनात्मक में, है ना। देखिए बाकी मैं सब कुछ इस लाइन में सेम लिख दूंगा। तो देखिए पहले मैंने क्या किया, यहाँ मैंने x के जगह ऋण 1 लिख दिया। दूसरे लाइन में क्या किया, मैंने केवल घात हल किया। क्या किया बच्चों, केवल मैंने घात हल किया। अब तीसरे लाइन में केवल मैं क्या करूंगा बच्चों, गुणा करूंगा। किसी के बीच में गुणा दिख रहा है आपको, तो ऋण 1 की जगह ऋण 1 धन 3 एकम 3, इन दोनों के बीच में गुणा है, तो 3 को 1 से गुणा करूंगा तो 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ ऋण 5 का गुणा ऋण 1 के साथ है, तो ऋण ऋण का गुणा क्या होगा बच्चों, धन होगा। 5 गुणा 1 से करूंगा तो 5 आएगा। फिर धन 8 है तो मैं धन 8 लिखूंगा, है ना। अब क्या करूंगा, देखो पहले जो धन धन में है, क्या मैंने बोला बच्चों, जो धन धन में है उसको जोड़ के मैं धन में लिखूंगा। देखो ये 3 पद, धन 3 धन 5 धन 8, तो देखिए कितना आएगा, जोड़ने से 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, धन 16। कितना आ जाएगा, धन 16। और r बराबर ऋण 1 धन 16 को हल करेंगे, एक धन एक ऋण है तो घटेगा, 16 में 1 घटेगा तो आएगा 15। क्या आएगा बच्चों, 15 आएगा, है ना। और बड़े का चिन्ह क्या है, बड़े संख्या का चिन्ह धन है, तो मतलब 15 का मान धन होगा। मैंने 15 के सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब धन है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर कितना आया, आर 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 को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर मतलब शेषफल, तो शेषफल कितना आया बच्चों, 15 आया। मतलब इसका अर्थ क्या निकलता है, मेरी बात को ध्यान देंगे, इसका अर्थ ये निकलता है कि यदि आप लोग अभी भी
जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना, आप लोग अपना नॉर्मल खाली टाइम में इसको हल करके देखना। इस भाज्य को इस भाजक से, है ना, जब भाग दोगे, पूरा भाग दे करके देखना, भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा बच्चों, तब भी 15 आएगा। तो हमने क्या किया, शेषफल प्रमेय की सहायता से बिना भाग दिए, भाज्य को भाजक से बिना भाग दिए, हमने शेषफल प्रमेय की सहायता से डायरेक्ट ही हमने क्या निकाल दिया, शेषफल निकाल दिया। यह तो इस प्रमेय का खासियत है ना, कि बिना भाग दिए हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, शेषफल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं, है ना। क्लियर है। तो ये पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। सबसे पहले क्या मैंने बोला, भाजक को शून्य के बराबर लेंगे और एक्स का मान निकाल लेंगे, उसके बाद शेषफल प्रमेय लिखेंगे और भाज्य में एक्स का मान रख देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, भाज्य में एक्स का मान रख देंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आया होगा। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो देखिए क्या है, पूरी बात को ध्यान देंगे। ये जो हमारा बच्चों प्रश्न नंबर 1 है ना, क्या मैंने बोला, ये जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 के अंदर में 4-5 क्वेश्चन है, लगभग 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है बच्चों, 5 क्वेश्चन है ना। मैं कुछ बोल रहा हूं, ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन है। कैसे प्रश्न नंबर 1 में ये जो येलो कलर का लिखा है ना, पीले कलर का, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ जो पहला लिखा है भाजक चेंज होगा। क्या मैंने बोला बच्चों, भाजक चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर जो भाज्य लिखा हुआ है ना, भाज्य सेम रहेगा और बारी बारी करके भाजक का मान चेंज होते जाएगा, भाजक चेंज होते जाएगा, है ना। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन में निकालता हूं, ये वाला प्रश्न नंबर 1 ही है ये, लेकिन अब हमारा देखो ये जो भाजक है ये चेंज हो गया, लेकिन भाज्य तो सेम पुराना वाला है ना। अब देखिए इस भाज्य को इस भाजक से अब हम क्या करेंगे, भाग दे करके शेषफल कितना आएगा ये बताएंगे, लेकिन भाग नहीं देंगे। क्या करेंगे बच्चों, भाग नहीं देंगे, क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय की सहायता से डायरेक्ट ही बिना भाग दी शेषफल निकाल करके दिखाएंगे। क्लियर है, चलिए निकालते हैं। उम्मीद है सारे बच्चों को पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भाज्य और भाजक उसको लिखते हैं। तो भाज्य कौन है, मैं इसे यहां पर भी लिख देता हूं, ये हमारा क्या है, भाज्य है। ठीक है, जिस बहुपद को भाग देते हैं और जिस बहुपद से भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक। तो ये हमारा कौन है, भाजक। ठीक है, ये हमारा कौन है बच्चों, भाजक है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले भाज्य को लिखता हूं, कौन है भाज्य, पी एक्स है। पी एक्स कितना है लिख लेते हैं, एक्स घात 3 धन 3x घात 2 ऋण 5x धन 8। क्लियर है, ये पुराना वाला ही है ना, भाज्य सेम चलेगा, भाजक का मान चेंज होगा। ठीक है, भाजक चेंज होगा। अब देखिए इस बार जो भाजक है, अब आपको पता है यहाँ पर भाज्य का नाम पी एक्स है, तो बेचारा भाजक बुरा मान जाएगा, है ना, कि अरे हर प्रश्न में तो भाज्य का नाम लिखा हुआ है, मैं छूट जा रहा हूं। तो उसको बुरा नहीं लगने देंगे और उसको हम नाम देंगे, और क्या नाम देंगे, जी एक्स, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी दिया था। क्या देंगे बच्चों, जी एक्स नाम देंगे, किसको, भाजक को। कितना है भाजक, 2x ऋण 1। कितना है बच्चों, 2x ऋण 1। क्लियर है। अब यहाँ पर आके देखिए क्या करना है, भाजक जो जी एक्स हमने माना उसको शून्य के बराबर करेंगे और किसका मान निकालेंगे बच्चे, जो चर है x उसका मान हम निकालेंगे। ठीक है, आइए निकालते हैं। तो कौन है भाजक, जी एक्स है, तो उसको किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर। जी एक्स बराबर 0 से भाजक जी एक्स का मान कितना है, देखिए 2x ऋण 1, तो यहाँ लिखूंगा 2x ऋण 1 बराबर 0। और बच्चों हम किसका मान निकालेंगे, देखिए x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, x का मान। ठीक है, तो देखो 2x बराबर ऋण 1 है, पक्षांतर करेंगे तो धन 1 हो जाएगा, और 2x साथ गुणा में है, उसको पक्षांतर करेंगे तो 1 के क्या में चले जाएगा, नीचे में, मतलब भाग में चला जाएगा। जो 2 है, यहाँ जो 2 है वो x साथ गुणा में, पक्षांतर करेंगे तो 1 के भाग में चला जाएगा। ठीक है, आइए तो यहाँ पर बच्चों x का मान कितना है हमारे पास, 1/2। क्या आया, x का मान 1/2। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, शेषफल प्रमेय से। क्या लिखते हैं बच्चों, शेषफल प्रमेय से, है ना। आइए लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, शेषफल प्रमेय से, है ना, शेषफल प्रमेय से। अब याद करिए, शेषफल प्रमेय से तो हमने लिख लिया, उसके बाद क्या करते हैं, शेषफल निकालेंगे शेषफल प्रमेय से, और शेषफल को हम क्या मानते हैं, आर। क्या मानते हैं बच्चों, आर। अब यहाँ पर जो लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है, याद करिए, यहाँ पर लिखा रहता है भाज्य, है ना, और भाज्य में किसका मान लिखेंगे, x का मान रखते हैं। किसका मान रखते हैं बच्चों, x का मान रख देते हैं, और x का मान कितना है, 1/2 है। याद करिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, भाज्य लिखते हैं और भाज्य में x का मान को रख देते हैं। तो बताइए भाज्य कौन है, तो आपका आंसर होगा सर भाज्य तो पी एक्स है, उसमें x का मान रखिए, कितना x का मान, 1/2। तो यहाँ x जगह में 1/2 लिखूंगा, तो कितना हो जाएगा, p 1/2। ठीक है, आइए
क्लियर है, मेरी बातें सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। तो कितना मैं लिख दूंगा बच्चों, भाज्य, तो भाज्य कौन है, पी वाला है, तो पी लिख दूंगा, और एक्स की जगह कितना लिख दूंगा, 1/2। 1/2 क्यों, क्योंकि एक्स का मान 1/2 है। क्लियर है, इसको अब हम आगे हल करेंगे। पी 1/2, पी 1/2 मतलब इस भाज्य में कहीं भी एक्स दिखता है उसकी जगह 1/2 रखना है, इस प्रकार से 1/2 1/2 आगे है ना। चलिए, तो वही पी 1/2 का मान होगा। तो अब यहाँ पर रखेंगे, देखिए कहीं पर भी आपको एक्स दिखता है उसकी जगह क्या रखना है बच्चों, 1/2 रखना है। तो देखिए एक्स से घात 3 मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 का घात 3 हो जाएगा। फिर धन 3 गुणा एक्स से घात 2 मतलब 1/2 का घात 2। फिर लिखा है ऋण 5x, ऋण की जगह ऋण 5, एक्स लिखा है मतलब 1/2, आगे धन 8 लिखा है, तो यहाँ मैं धन 8 लिखता हूँ, है ना। अब इसको चलिए हल करते हैं। देखो 1/2 का घात 3, क्या मैंने बोला, 1/2 का घात 3, तो कैसे करेंगे आप लोग, देखो 1/2 का घात 3 लिखा है ना, तो इसको अंश और हर में घात को अलग अलग कर दीजिए, मतलब 1 का घात 3/2 का घात 3। तो 1 का घात 3 मतलब 1 गुणित 1 हल करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, है ना। फिर धन 3 लिखा है, इस लाइन में जो इसको अभी मैं हल कर रहा हूँ इसमें क्या करेंगे, केवल बच्चों हम घात को हल करेंगे, ठीक है। किसको हल करेंगे, घात को। 1/2 का घात 2 लिखा है, 1/2 का घात 2, घात अलग अलग करिए आंसर में, 1 का घात 2/2 का घात 2, 1 का घात 2 मतलब 1 आएगा, 2 का घात 2 मतलब 4, तो कितना लिखूंगा बच्चों यहाँ में, 1/4, ठीक है। फिर ऋण, और तो कहीं घात नहीं है, सब सेम में लिख दूंगा, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान देना स्टेप बाय स्टेप, फिर गलती नहीं होगी आप लोगों से हल करने में। पहले में मैंने इस वाले लाइन में केवल मैंने क्या किया, एक्स का मान रखा, दूसरे वाले में केवल मैंने घात को हल किया। किसको हल किया बच्चों, घात को हल किया। अब तीसरे वाले लाइन में मैं गुणा करूंगा, जैसे पिछले प्रश्न में किए थे। आइए 1/8 का 1/8, या 3 का गुणा 1/4 के साथ हो रहा है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और बटे 4 आ जाएगा, है ना। फिर ऋण 5 एकम 5 हो जाएगा, बटे आ जाएगा 2। फिर धन 8, 8 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए आइए अब इसके आगे हल करते हैं। ठीक है, इधर एक दीवार जैसा बना दे रहा हूँ, जो मैं यहाँ लिखूंगा ना बच्चों उसको आप इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। देखिए तो क्या है, आर बराबर, देखो तो 1/8 क्या है। एक काम करता हूँ, इसको मैं ना और एक बार यहाँ नोट कर देता हूँ। क्या करता हूँ बच्चों, ये जो नीचे वाला लाइन है ना, मैं इसको और एक बार नोट कर लेता हूँ, है ना, हल करने में सुविधा होगा। 1/8, फिर धन 3/4 है, ठीक है बच्चों, क्या है, धन 3/4 है। उसके बाद है ऋण 5/2, उसके बाद है धन 8, 8 मतलब 8/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको 2 बार कॉपी नहीं करना है, मैंने इसको ऊपर में लिखा ना, इसलिए मैं एक बार कॉपी किया हूं, आपको एक ही बार लिखना है। अब देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है, सारे बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। किसका किसका एलसीएम, 8 4 2 1, क्या किसका निकालेंगे, 8 4 2 1 का। आपको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो निकाल करके दिखाता हूँ, है ना। एक है, खैर एक नहीं भी लिखने से चलेगा, एक है, और आपका 2 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 8 है ना। तो वह छोटी से छोटी नंबर को लिख सकते हैं जिससे भाग जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। एक का तो एक ही उतर जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 चौक 8 हो जाएगा, है ना। फिर 2, ये तो एक एक आ चुका है, फिर यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना बच्चों। फिर 2 से देंगे, एक एक तो आ चुका है 3 बार, फिर देंगे 2 एकम 2, तो इसको आपस में गुणा कर जी, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। क्लियर है, एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। एलसीएम वही लस लघुत्तम समावर्त है ना। चलिए कितना आ गया, एलसीएम 8 आ गया, लस 8 आ गया। अब कैसे करते हैं, देखिए ये जो लस 8 आया, इस 8 को इस नीचे वाले 8 से भाग देते हैं, तो बताइए 8/8 कितना होगा। पहले इस वाले लसा को लिखते हैं, पहले मैंने क्या बोला, इस वाले 8 को पहले लिखेंगे, बटा करेंगे, फिर इस नीचे वाले 8 को लिखते हैं। तो 8 से 8 कैंसिल, कितना आया, 1 आया। इस 1 को ना ऊपर वाले से गुणा करते हैं अंश से, तो इस 1 का गुणा 1 से गुणा करूंगा तो 1 एकम 1 आएगा, चिन्ह धन का धन लगा दीजिए। उम्मीद है ये ऐसा तो बनाना सारे बच्चों को आता होगा, है ना। फिर से 8 को लिखूंगा मैं, बटा
फिर ये नीचे वाला नंबर लिखूंगा, कितना है बच्चों 4 लेना, फिर कटाइए 4 एकम 4 दूनी, आंसर आया 2। इस 2 को मैं अब इसके ऊपर वाले से गुणा करूंगा, तो 2 तिया 6, फिर ऋण का ऋण चिन्ह लिखूंगा। ठीक है, अगली बार देखिए, अब इस 8 को, इस लस जो 8 आया था, अब इस 2 से भाग दूंगा, नीचे वाले 2 से, तो आंसर कितना आएगा 2 एकम 2 चौक 8, आंसर 4 आया। अभी जो आंसर 4 आया इस 2 के ऊपर से गुणा करिए, 4 पंचे 20, फिर धन का धन चिन्ह लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसा तो सब आपको आता होगा करने। कितना लिखा है 8 लिखा है, इस 8 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर 8 ही आएगा। अब इस 8 को ऊपर वाले 8 से गुणा करिए, 8 अट्ठे 64, कितना आ जाएगा बच्चों 8 अट्ठे 64। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब देखिए, अब सारे धन धन वाले को पहले जोड़ के धन में लिख दीजिए। जैसे यहां लिखा है धन 64, धन 64 में धन 6 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा बच्चों 70, धन 70, और धन 70 में 1 को जोड़ूंगा तो धन 71 आएगा। कितना आएगा बच्चों 71 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा, तो मैं लिख दिया 71। अब ये ऋण वाला चिन्ह वाला बच गया संख्या, तो ऋण 20। अब इसको हल कर देंगे। अगर मैं 71 में 20 घटाता हूं, क्या करता हूं बच्चों 71 में 20 घटाता हूं, बताइए कितना आएगा, है ना? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके, क्या बोल रहा हूं बच्चों, यदि मैं 71 में 20 को घटाता हूं तो आंसर कितना आएगा? तो आपका आंसर है 51। क्या है बच्चों 51/8, है ना? कितना आ जाएगा बच्चों 51/8 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो आर का मान 51/8 है, यही हमारा क्या है शेषफल है, यही क्या है बच्चों हमारा शेषफल है। क्लियर है? सारे बच्चों को अब धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम शेषफल प्रमेय को लगाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, और शेषफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न था। अब प्रश्न नंबर 1 का ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। मैंने पहले भी आपको बोला, अभी हम लोग आज के लेक्चर में हम प्रश्न नंबर 1 को ही बस हल करेंगे, और ये जो भाज्य लिखा है ना, भाज्य सेम रहेगा, लेकिन ये जो भाजक है ना, इसका मान बदलता रहेगा। ठीक है, आइए, तो क्या करते हैं, देखिए भाज्य तो सेम है पहले जैसा, भाजक फिर चेंज हो गया। देखिए भाजक क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये क्या है हमारा भाज्य, है ना, और ये क्या है बच्चों भाजक है, ये क्या है हमारा भाजक है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, आप लोग को मैंने बताया, अभी 2 क्वेश्चन हमने हल कर लिया। क्या करते हैं, सबसे पहले भाज्य और भाजक को लिखते हैं। क्या करते हैं, मैंने बोला बच्चों भाज्य भाज्य और भाजक को लिखते हैं। तो चलिए फटाफट लिखते हैं। देखिए भाज्य कौन है, px है, तो कितना है px का मान, x घात 3 धन 3 x घात 2 ऋण 5x धन 8। ठीक है, उसके बाद जैसे कि भाज्य का नाम px है, तो भाजक का भी नाम देंगे, आपको पता है, और क्या देंगे gx दे देंगे। क्या दे देंगे gx। कितना हो जाएगा भाजक x धन 1 x धन 2, कितना हो जाएगा बच्चों x धन 2, यही gx है, भाजक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, इधर आइए, जो भाजक है gx उसको शून्य के बराबर लेते हैं। किसके बराबर लेते हैं बच्चों, शून्य के बराबर, है ना, ध्यान देंगे। तो क्या लिखेंगे, gx बराबर 0 से, बताइए gx का कौन है, gx भाजक है, और वो भाजक कौन है, x धन 1 है बराबर 0। और यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, हम x का मान निकालेंगे, चर x का मान। तो बताइए x का मान कितना होगा, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैंने x धन 1 लिख दिया, असल में कितना है भाजक x धन 2 है। कितना है बच्चों x धन 2, है ना, x धन 2। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना होगा, इधर धन 2 है, पक्षांतर करेंगे राइट साइड, तो कितना हो जाएगा बच्चों ऋण 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। क्लियर है, मतलब x का मान कितना निकला, ऋण 2 निकला। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, शेषफल प्रमेय से। क्या लिखते हैं बच्चों, शेषफल प्रमेय से। ठीक है, आइए लिखते हैं शेषफल प्रमेय से। ठीक है, लिख दिया। अब होता क्या है इसमें, है ना, शेषफल निकालेंगे, और पता है शेषफल कौन होता है, आर, हम मान करके चल रहे। अब यहां जो लिखेंगे, यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों, भाज्य को लिखते हैं, बार बार मैं यही चीज याद दिला रहा हूं, भाज्य को लिखेंगे कब, भाज्य में किसका मान, x का मान रख करके, किसका, x का मान रख करके। अब बताइए भाज्य कौन है, तो आपका आंसर होगा सर px है। क्या है, px है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, भाज्य कौन है, px है। ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं मैं लिख देता हूं। तो देखिए मैंने px लिख दिया, लेकिन x जगह क्या रखना है बच्चों, ऋण 2। क्या लिखना है, x जगह ऋण 2। देखो भाज्य में x का मान रखते हैं, px है ना भाज्य, तो x जगह कितना लिखेंगे, ऋण 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, ऋण 2। तो x जगह ऋण 2 लिखते हैं, मतलब यहाँ जो x है कोष्टक के अंदर में, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, ऋण 2। क्या लिखेंगे, ऋण 2, है ना। अब p ऋण 2 का मतलब क्या है, p ऋण 2 का मान कितना होगा। अब p यहाँ पर p है, तो यहाँ पर p वाला ढूंढिए। देखिए भाज्य p है,
या x जगह ऋण 2 रखा तो यहाँ पर भी प्रत्येक पद, यहाँ पर जो प्रत्येक पद में कहीं पर भी x दिख रहा है उसकी जगह भी कितना रखेंगे बच्चों, ऋण 2 रखेंगे। x जगह क्या रखेंगे बच्चों, ऋण 2 रखेंगे। क्लियर है। आइए तो यहाँ पर रखते हैं, कहीं पर भी x दिखता है उसकी जगह ऋण 2 लिखेंगे, है ना। तो x से घात 3 तो कितना हो जाएगा, ऋण 2 का घात 3। आगे क्या लिखा है, धन 3x से घात 2, x जगह ऋण 2 लिखेंगे, ऋण 2 का घात 2, है ना। आगे बढ़िए, ऋण 5 तो ऋण 5 गुणा में x है, x जगह कितना लिखेंगे बच्चों, ऋण 2 लिखेंगे। फिर धन, धन लगा दी 8 है तो हमें 8 लिख देता हूँ, है ना। अब क्या करेंगे आपको पता है, यहाँ मैंने मान लिख दिया, उसके बाद अगले लाइन में क्या करेंगे बच्चों, केवल घात को हल करेंगे, है ना। देखो ऋणात्मक संख्या का घात 3 है, मतलब ऋणात्मक संख्या का घात विषम है, तो आंसर ऋणात्मक आएगा। ऋण तो लिख दूंगा पहले में, क्या लिख दूंगा बच्चों, ऋण तो लिख दूंगा, है ना। लेकिन 2 का घात 3, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा बच्चों, ऋण 8। आगे बढ़िए, ऋण 2 का घात 2 ऋणात्मक संख्या है, लेकिन इस वाले को हल कर रहा हूं ना बच्चों, ऋण 2 का घात 2 ऋणात्मक संख्या है, घात सम है, सम होने से आंसर धनात्मक में आता है। क्या में आता है बच्चों, धनात्मक में आता है। और 2 का घात 2 है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4। क्लियर है। अब आगे कहीं पर घात दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं सेम लिख दूंगा, ठीक है बच्चों, क्या कर दूंगा, सेम लिख दूंगा। उसके बाद देखिए आगे, अब क्या करूंगा, इस लाइन में गुणा करूंगा, जहां जहां बीच में गुणा है वहां गुणा करूंगा। जैसे यहाँ 3 चौक 12, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ऋण ऋण का गुणा धन, और 5 दूनी 10, ठीक है, और धन 8 का धन 8 लिख दूंगा। उसके बाद आर, उसके बाद क्या मैंने बोला था बच्चों, समान समान चिन्ह वाले को आपस में जोड़ करके ना वही चिन्ह के साथ लिख दीजिए, सेम चिन्ह के साथ। देखो ये तीनों धनात्मक धनात्मक जोड़ के धन में लिखता हूँ, है ना। 12 में 8 जोड़ता हूँ कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। 20 में 10 को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 में लिख दिया, उसमें ऋण 8 को घटा दीजिए, 8 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22। क्लियर है मेरी बातें, सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, भाज्य को भाजक से बिना भाग दिए डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट ही शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो यहां पर भी हमारा प्रश्न एक कंप्लीट नहीं है ना। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का चौथा है, मतलब भाज्य तो सेम है, भाजक फिर चेंज हो गया। देखिए जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है वो भाजक वो फिर से चेंज हो गया, है ना। तो जैसे हम पिछले प्रश्न को हल कर रहे हैं, ये क्या है हमारा, ये भाज्य है जो कि सेम चल रहा है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा भाजक है। क्या है बच्चों, ये हमारा भाजक है। अब तो आपको पूरा सारी चीजें पता चल गई होगी। अब हम किस प्रकार से हल करते हैं, अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले भाज्य और भाजक को लिख देते हैं। तो बताइए भाज्य कौन है, तो आपका आंसर होगा सर पी एक्स वाला, है ना। तो बताइए कितना दिया हुआ है, x घात 3 धन 3 x घात 2 ऋण 5x, ठीक है, धन 8। क्लियर है। और जैसे भाज्य का नाम पी एक्स, वैसे ही भाजक का भी नाम देंगे कुछ जी एक्स। आपको पता है क्या नाम देंगे बच्चों, जी एक्स। कितना हो जाएगा, भाजक कितना है, x ऋण 4 दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, भाजक जो है जी एक्स उसको शून्य के बराबर लेते हैं और किसका मान निकालते हैं बच्चों, x का मान। ठीक है, चलिए तो भाजक कौन है, जी एक्स है, तो उसको किसके बराबर ले लेंगे, बराबर 0 से, है ना। और जी एक्स का मान कितना है, भाजक x ऋण 4, कितना बच्चों, x ऋण 4 बराबर 0। x का मान निकालेंगे, लेफ्ट साइड में ऋण 4 है, पक्षांतर करेंगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों, धन 4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बच्चों, धन 4 मिल जाएगा। क्लियर है सबको। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ स्टेप लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, शेषफल प्रमेय से। क्या लिखते हैं, शेषफल प्रमेय से। ठीक है, चलिए लिखते हैं शेषफल प्रमेय से। क्लियर है। उसके बाद क्या करते हैं, शेषफल प्रमेय से लिखने के बाद शेषफल निकालेंगे, मतलब आर का मान निकलेगा, आर मतलब रिमाइंडर, शेषफल, है ना, इसका मान निकलेगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, भाज्य में एक्स का मान रखते हैं। मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ जो लिखूंगा वो कौन होगा बच्चों, भाज्य होगा। बार बार वही चीज याद दिला रहा हूँ, भाज्य होगा। लेकिन उस भाज्य में किसका मान लिखेंगे, भाज्य में एक्स का मान रखते हैं। ठीक है, एक्स का मान रखते हैं। क्या मैंने बोला, भाज्य में एक्स का मान रखते हैं। तो बताइए भाज्य कौन है, तो आपका आंसर होगा सर पी एक्स है। क्या है, पी एक्स है। तो उस पी एक्स में एक्स जगह कितना रखेंगे बच्चों, देखो सॉरी, एक्स का मान कितना रखेंगे, इस पी एक्स में एक्स का मान रखेंगे 4। तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यदि मैं भाज्य में, है ना, एक्स जगह 4 रखता हूं तो पी एक्स है तो पी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पी 4, पी 4, है ना। आर बराबर, अब पी 4 का मान बताइए, पी 4 का मान कैसे निकलेगा, कहीं पर भी एक्स दिखता है भाज्य में उसकी जगह, सबकी जगह 4 रख दीजिए, एक्स जगह, है ना। तो कितना हो जाएगा, एक्स का घात 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 का घात 3। फिर आगे धन है तो धन लगाऊंगा, 3 है तो 3 लगाऊंगा, एक्स का घात 2 है
मतलब 4 का घात 2। फिर आगे ऋण 5x, तो ऋण 5 और x जगह क्या लिखूंगा बच्चों, 4 लिखूंगा। फिर धन 8 है तो मैं भी यहाँ धन 8 लिख दूंगा। क्लियर है। चलिए 4 का घात 3 कितना आ जाएगा बच्चों, 4 3 बार है, 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, कितना आ जाएगा बच्चों, 64 आ जाएगा। इस लाइन में केवल क्या करूंगा बच्चों, मैं केवल घात को हल करूंगा, है ना। किसको हल करूंगा, घात को। 4 का घात 2, 4 गुणित 4, 4 चौक 16 आ जाएगा। और कहीं घात नहीं है तो सब पद को मैं सेम लिख दूंगा। उसके बाद अगले लाइन में क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कहीं पर भी गुणा का रिलेशन है, देखिए जैसे यहाँ 16, 3 गुणित 16, 3 16 हम बोलो या 16 तिया बोलो, मतलब वही है। और 16 तिया कितना होता है बच्चों, 48 होता है। पहाड़ा तो सबको याद होगा, है ना। 16 तिया कितना हो जाएगा बच्चों, 48 हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, अब यहाँ भी गुणा है, 5 का 4 के साथ, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और धन 8 का धन 8, है ना। अब क्या करूंगा, देखो धनात्मक धनात्मक संख्या को जोड़ के धन में लिखूंगा, है ना। देखिए जैसे ये 64 है, ये 48 है ना। जोड़ के देखिए तो बच्चे कितना आ रहा है, 112। कितना आ रहा है, 112। अब 112 में मैं 8 को जोड़ दूंगा, धन धन वाले को जोड़ रहा हूँ, तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 120। अब उसमें मैं ऋण 20 कर दूंगा, है ना, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। तो कितना आ जाएगा बच्चों, शेषफल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो आप क्या करेंगे, ये जो अभी तो लाइव चल रही है क्लासेस, ये जब रिकॉर्ड फॉर्म में अपलोड हो जाएगी ना, तो आप क्या करेंगे, बीच बीच में पॉज करके इसको सबको कॉपी में नोट कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ें। जो कि हमारा रहेगा बच्चों आज का आखिरी प्रश्न। क्या रहेगा बच्चों हमारा आज का आखिरी प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर भी हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 1 है। भाज्य तो वही है, लेकिन देखो भाजक नया है, ठीक है। भाजक क्या है, नया है। क्लियर है। आइए हल करते हैं, ठीक है। देखो तो आपको पता है किस प्रकार से हम हल करना सीख गए हैं। देखिए हाँ, हल कैसे करते हैं आपको पता है। हल करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, याद करिए। अभी हमने लगभग 4 प्रश्न हमने हल कर लिया है। क्या करते हैं, भाज्य और भाजक को लिखते हैं। तो बताइए भाज्य कौन है, वही पी एक्स है ना। कितना है, एक्स का घात 3 धन 3 एक्स का घात 2 ऋण 5 एक्स धन 8। क्लियर है। और इस जो भाज्य इसका नाम तो पी एक्स है, तो भाजक बुरा मानेगा तो उसका भी मान रखिए। सब प्रश्न की तरह क्या रखेंगे, जी एक्स रखेंगे। इसका नाम रखेंगे जी एक्स, है ना। जी एक्स कितना है, भाजक एक्स धन 1/3। क्या है बच्चों, एक्स धन 1/3। और आपको पता है हर एक स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, जो भाजक होता है जी एक्स उसको शून्य के बराबर लेते हैं और किसका मान निकालते हैं बच्चों, एक्स का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, एक्स का मान, है ना। चलिए निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, भाजक को 0 के बराबर लेते हैं, मतलब जी एक्स को। क्या लिखेंगे, जी एक्स बराबर 0 से। क्या लिखेंगे बच्चों, जी एक्स बराबर 0 से, है ना। और जी एक्स कितना है, एक्स धन 1/3 बराबर 0। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर धन 1/3 है, पक्षांतर करेंगे राइट साइड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण 1/3। ठीक है। चलिए फिर बटा वाला आ गया, एलसीएम लस वगैरह निकालना पड़ेगा इसमें, है ना। आइए अब क्या करते हैं उसके बाद, शेषफल प्रमेय से। क्या करते हैं बच्चों, शेषफल प्रमेय से लिखते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं, शेषफल प्रमेय लगाएंगे, है ना, शेषफल प्रमेय से। तो बताइए क्या करते हैं, शेषफल प्रमेय से शेषफल निकालेंगे आर, और यहाँ क्या लिखते हैं, फिर वही बोलूंगा, भाज्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, भाज्य। लेकिन उस भाज्य में एक्स का मान लिखते हैं, मतलब एक्स का मान कितना रखेंगे बच्चों, ऋण 1/3। और भाज्य कौन है, पी एक्स है। तो उस पी एक्स में, एक्स जगह क्या रखेंगे बच्चों, ऋण 1/3। क्या रखेंगे, ऋण 1/3। क्लियर है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, शेषफल प्रमेय से लिखते हैं और भाज्य में क्या रखते हैं, एक्स का मान रख देते हैं। ठीक है, मैंने रख दिया। अब बताइए पी ऋण 1/3, यहाँ पर भी एक्स जगह ऋण 1/3 लिखोगे तो यहाँ भी प्रत्येक पद में एक्स जगह ऋण 1/3 लिखेंगे, है ना। तो बताइए कितना कितना आएगा, यहाँ पर रखिए एक्स का घात 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ऋण 1/3 का घात 3। ठीक है, धन 3x, एक्स जगह ऋण 1/3 का घात 2। फिर आगे लिखा है ऋण 5x, ऋण 5 x मतलब ऋण 1/3। उसके बाद है धन 8, तो मैं लिखूंगा बच्चों धन 8। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़िए। केवल में क्या करेंगे इस लाइन में, हम लोग क्या क्या करते हैं हल बच्चे, हम करते हैं घात को। तो देखिए ऋणात्मक संख्या है, घात विषम है, तो आंसर तो ऋण में आएगा पता है। अब एक का घात तीन कितना आएगा, एक आएगा। कितना आएगा बच्चों, एक आएगा, एक का घात तीन है ना। और तीन का घात तीन, तीन गुड़ी तीन गुड़ी तीन, तीन तिया नौ, नौ तिया 27। ठीक है आगे देखिए, धन तीन है, फिर कोष्टक ऋणात्मक संख्या घात सम है, मतलब धनात्मक आएगा। एक का घात दो करेंगे, एक का घात दो है मतलब एक आएगा। तीन का घात दो, तीन तिया नौ। ठीक है। अब कहीं तो बच्चे घात नहीं है, क्या मैंने बोला बच्चे, अब तो कहीं पर घात नहीं है ना। कुछ बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, ये सॉरी एक अर्जेंट कॉल आ गया है ना। चलिए एक मिनट। चलिए ठीक है। देखिए हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इस लाइन में केवल हम बच्चे घात को हल करते हैं, और तो कहीं घात नहीं, तो मैं सेम लिख दूंगा इसको। ठीक है, क्या कर दूंगा बच्चे, सेम लिख दूंगा। देखिए अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में, अगले स्टेप में बच्चे हम क्या करते हैं, गुणा करेंगे। अगर कुछ कट रहा है तो काट भी देंगे, गुणा हो रहा होगा तो गुणा भी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस तीन को इस नौ से काट दूंगा, तीन एकम तीन, तीन तिया नौ। ठीक है, कितना आएगा देखिए, ऋण 1/27, फिर धन एक का गुणा एक से करूंगा तो एक आएगा, और नीचे में तीन बचा है। फिर आगे ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, पाँच का गुणा एक से करेंगे तो पाँच आएगा, और नीचे में तीन आ जाएगा, और धन आठ के नीचे कुछ नहीं मतलब एक आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो देखो 27, तीन, तीन और एक का हम क्या निकालेंगे बच्चे, हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम मतलब लस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लस। और मैंने तो अभी आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में निकाल करके बताया था है ना। अब हम डायरेक्ट करेंगे, देखो आर बराबर है ना, लस कितना आएगा देखो, 27, तीन, तीन और एक का कितना आ जाएगा बच्चे, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27। अब हम क्या करेंगे, इस 27 को यहाँ जो लस निकाले हैं, इस 27 को इस नीचे वाले 27 से क्या देंगे, भाग देंगे। तो 27 को 27 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, सेम सेम भाग देने से एक। अब इस एक को इस ऊपर वाले से गुणा करिए, एक से करेंगे तो एक एकम एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, एक एकम एक आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे के साथ फिर से 27 लेंगे, ये 27। अब क्या करेंगे, ये दूसरा वाला जो पद है ना, इसका जो हर है तीन, इससे भाग देंगे। तो देखिए तीन, तो कितना आ जाएगा, तीन एकम तीन नुआ 27, तो आंसर आया 9। अब इस 9 को इसके ऊपर वाले से अंश से गुणा करिए तो आंसर आया था 9। 9 को इस एक से गुणा करेंगे, 9 एकम 9 आ जाएगा। ठीक है, हाँ अगला चिन्ह है धन, तो मैं धन लगा दूंगा। देखो अब क्या, अगला स्टेप में फिर से इस 27 को मैं लिखूंगा, यहाँ जो ला से निकाले, उसके बाद तीसरा पद ये इस हर तीन से मैं भाग दूंगा। फिर से तीन एकम तीन नौ 27, फिर कितना आया, 9 आया। इस 9 को इसके ऊपर वाले से भाग दूंगा, अंश से सॉरी गुणा करूंगा, तो 9 पंचे 45। कितना आ जाएगा बच्चे, 45। ठीक है, उसका देखिए और एक पद बचा है ना। फिर से ये स्टेप करेंगे, इस ल से जो आया था 27, उसको ये जो अंतिम पद है हर में जो अंतिम पद में जो हर है उससे भाग देंगे एक से। तो 27 को एक से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 27 आएगा। अब इस 27 का गुणा अंश के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, अंश के साथ करेंगे। क्लियर है, ये 27 का गुणा अंश के साथ करेंगे तो बताइए 27 अट्ठे कितना होता है। सारे बच्चे को पहाड़ा तो याद होगा मेरे हिसाब से है ना, आप लोग क्लास 10th में आ गए होंगे। क्लियर है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 27 अट्ठे कितना होता है, फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए जल्दी से जल्दी से, 27 अट्ठे कितना होता है, मैं यहाँ लिखूंगा अभी। ठीक है, और यहाँ चिन्ह आ जाएगा धन, मैं यहाँ लिखूंगा, आप लोग बताएंगे और मैं यहाँ लिखूंगा। क्लियर है, 27 अट्ठे कितना होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। क्या मैंने बोला बच्चे, 27 अट्ठे 27 अट्ठे 27 अट्ठे, जल्दी याद करके बताइए कितना होता है, जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, क्या करना है कमेंट, 27 अट्ठे कितना होता है। ठीक है, बताइए कितना, 216। कितना होता है बच्चे, 216। ठीक है, 216। अगर कई कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा तो गुणा करके भी देख लीजिए, 27 गुणा 8।
8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21, तो आ गया आपका 216। ठीक है, चलिए पढ़ा आपको याद होना चाहिए। तो चलिए क्या करते हैं अब हम लोग, सब धन धन वाले चिन्ह को जोड़ के धन में ही लिखते हैं, है ना। तो देखिए 216 में 45 जोड़ेंगे, फिर 45 में 9 को जोड़ देंगे। क्लियर है, तो देखिए कितना 216, फिर किसको जोड़ेंगे 45 को जोड़ेंगे, फिर उसमें 9 को जोड़ेंगे, सब धनात्मक धनात्मक वाले, है ना। तो देखिए 6 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11, और 11 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये 9 है ना, 11 में 9 को जोड़ेंगे आ जाएगा 20, 20 का 2, सॉरी 20 का 0, 20 का 0 हासिल 2, कितना आ जाएगा, ये जो हासिल 2 था, 2 और 1 3, 3 और 4 7, और यहाँ 2 का 2, मतलब आ जाएगा 270। कितना आ जाएगा 270, और ये ऋण एक बचा है ना, तो ऋण एक लिखूंगा बटे 27। ठीक है, इस प्रकार से हल करते हैं ना आप लोग भी। और 270 में एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 269 बटे 27। क्लियर है, ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर है। कितना आ गया 269 बटे 27, कितना आ गया बच्चे 269 बटे 27, है ना। ठीक है, तो यही हमारा क्या है बच्चे, रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब शेषफल है, क्या है ये हमारा शेषफल है। ठीक है, चलिए आंसर को इसका एक बार चेक कर लेता हूं मैं कितना आया है। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं, है ना। ठीक है, तो यही आंसर आया है बच्चों। तो मतलब ये जो हमने बनाए ये बिल्कुल सही है ना। तो इसका आंसर कितना है मैंने अभी चेक किया, आर बराबर 269 बटे 27। क्लियर है, तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि शेषफल प्रमेय की सहायता से भाज्य को भाजक से बिना भाग दिए किस प्रकार से डायरेक्ट हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है, तो मेरे हिसाब से सारे बच्चों को ये शेषफल प्रमेय भी समझ में आ गया होगा। और आप लोग, यदि आप लोगों को यह वीडियो कुछ, आप लोगों को इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ हो, है ना, यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को क्या कर दीजिए बच्चे, लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसी तरह से और नए नए वीडियो, नए नए लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।